अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर बज़ाहिर तासुर यह है कि मामलात में अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है। नवाज़ शरीफ के हवाले से ख़बर वही गर्दिश में है कि वो जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं उनके लिए उनकी पसंदीदगी ज़्यादा पाई जाती है और उनका इसरार यही है कि उन्हीं को आर्मी चीफ लगाया जाए। लेकिन बाकी जो उनकी पार्टी के अरकान हैं वो भी, और जो पिंडी से मुख्तलिफ़ ख़बरें इस्लामाबाद की तरफ गर्दिश कर रही हैं, वहाँ से भी ये तासुर मिलता है कि शायद बाकी नामों के ऊपर भी इसरार मौजूद है। ये आइंदा आने वाले दिन काफ़ी अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में उतार चढ़ाव का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब DGI की तैनाती के ऊपर एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसे इमरान खान बार बार कहते थे सेम पेज, एक तनाव वाली कैफियत पैदा होगी। 6 माह पिंग पोंग इधर से उधर चलती रही, और फिर अल्टीमेटली जब समरीज़ मूव हुई तो इमरान खान ने कुछ बयानात ऐसे दिए जिससे तासुर ये खुलकर सामने आया कि वो सेम पेज अब एग्जिस्ट नहीं करता। फिर DGI की तैनाती के ऊपर इंटरव्यूज़ हुए, इंटरव्यूज़ के बाद नई तैनाती भी होगी, और जो फॉर्मर DGI थे उनको पोस्ट आउट करके पहले पेशावर फिर भावलपुर भेज दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि अब ये फ़ैसला करना है नून लीग की हुकूमत ने, अब इमरान खान नहीं करना। इमरान खान तो अभी असम्बली में भी नहीं है, वो मार्च कर रहे हैं, सड़क के ऊपर है। नून लीग की क़यादत से अगर ये तनाव बढ़ता है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात नून लीग से कैसे होंगे, और इमरान खान जो पिछले कई महीनों से मीर जाफ़र, मीर सादिक और पता नहीं किन नामों से न्यूट्रल कहकर पुकारते थे, उनके साथ क्या दोबारा कुछ चैप्टर खुलने वाला है या नहीं खुलने वाला। ये बड़ी अजीबोगरीब सी पावर गेम है जिसका अंजाम किस तरफ को होगा अभी बहुत ही मुश्किल है कहना। 8-10 दिन बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में होंगे बहुत अहमियत के हामिल, और जो भी फ़ैसला लिया जाएगा उसके हवाले से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह रहनी चाहिए कि जो 4-5 सीनियर तरीन लोग हैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। एक आर्मी चीफ़ का प्रेरोगेटिव है, उनका इख्तियार है, उन्होंने किसी एक को आर्मी चीफ़ मुकर्रर करना है। उसके हवाले से जो भी फ़ैसला लिया जाए उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। तमाम जितने भी मेजर प्लेयर्स हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी मौजूदा चीफ़ के ऊपर जिस तरह की सियासत हुई 6 माह में पाकिस्तान में, वो आइंदा के लिए वो दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए। फ़ौज थोड़ा सा उसको रहने दें फासले के ऊपर, सियासत के अंदर इतना मत घसीटें कि हर चीज़ के ऊपर एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाए। इसमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक प्रोसेस है, चल पड़ेगा तो आगे चलता जाएगा, लेकिन अगर हम इसको रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे तो सब के लिए और पाकिस्तान के लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो लोग 35-40 साल की सर्विस के बाद यहाँ तक आए हैं वो किसी अपने मेरिट के ऊपर, अपनी हिम्मत के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनमें से किसी एक का चुनाव किसी एक का भी हो, A का हो, B का हो, C का हो, उसको वेलकम करना चाहिए। और इख्तियार समझी आने के बाद वज़ीर आज़म का है, इसमें क्लैरिटी है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इब्हाम नहीं है। गुज़श्ता रोज़ राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में एक तजवीज़ दी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती के हवाले से एक तरीक़ाकार तय हो चुका है, इसी तरीके से सीनियरिटी सिंगल क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह का एक फार्मूला बेस्ड सिस्टम एवॉल्व कर लेना चाहिए। और दूसरी तजवीज़ उनकी ये थी कि एक्सटेंशन के लिए जो कानून साजी की गई उसको रिवर्स कर देना चाहिए। ये बड़े 2 पॉलिसी स्टेटमेंट थे उनके, क्योंकि अगर कानून साजी को रिवर्स करना है तो इसके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट का ऑन बोर्ड होना ज़रूरी होगा। ये चैप्टर बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने सुना DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनरल नदीम ने कहा कि मार्च के महीने में इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को लामुतनाही मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ऑफ़र की थी। ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट थी, और इसकी ख़ुद इमरान खान ने अपने इंटरव्यूज़ में तस्दीक कर दी कि हमने कहा कि अगर एक्सटेंशन की बात ही है तो अगर बाकी भी दे रहे हैं तो मैं भी देता हूँ। ये उन्होंने इस तरीके से इस बात को कह के तो कंफर्म कर दिया कि हाँ ये बात उन्होंने कही थी, इनकारी नहीं हुए इस बात से। तो इसका मतलब यह है कि जिस चीफ़ के साथ भी हुकूमत चाहे सौदेबाजी कर सकती है। ये चैप्टर नहीं कभी खुला होना चाहिए। 3 साल की मुद्दत, 1 ऑफ अपॉइंटमेंट, कोई नागुज़ीर हालात हो तो फिर पार्लियामेंट के अंदर मामला जाना चाहिए। ये इख्तियार फ़र्द वाहद वज़ीर आज़म का भी नहीं होना चाहिए कि एक साइन करके एक समरी निकाले और एक्सटेंशन दे दें। एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए कभी टेबल पे, कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमने जो सबक सीखा है अभी जनरल बाजवा वाले केस के अंदर ही, और इमरान खान के साथ जो कंट्रोवर्सी अभी सामने आई हालिया महीनों में, उससे बचने का एक तरीका यह है कि हर चीफ़ की एक मुद्दत है 3 साल की, या जो भी मुद्दत है 4 साल है, 3 साल है, वो पूरा करें और नए चीफ़ की तैनाती का एक तरीकाकार हो, वाज़ेह और ट्रांसपेरेंट तरीकाकार हो। उसमें यह ना हो कि ये मेरा बंदा है और ये तेरा बंदा है, बल्कि परफॉर्मेंस के ऊपर जो लिस्ट आई हुई है 3-4 लोगों की, उनमें से एक का चुनाव करें और तकर्रर कर दें। इमरान खान ने आज एक नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बयान दिया है, और उन्होंने ललकारा नवाज़ शरीफ को है, लेकिन उसके अंदर वो बहुत कुछ कह गए हैं, सुनिएगा।
मैं अभी आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ सिर्फ जिसको भी ये फैसला करेगा ना कि आर्मी चीफ बनेगा, ये उससे एक चीज मांगेगा, ये मैं, क्योंकि मैं इसको 40 साल से जानता हूं, ये एक चीज मांगेगा कि तुमने किसी ना किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, तुमने इसकी पार्टी के ऊपर जोर डालना है और मेरे केसेस खत्म करना, कि ये इसने कोशिश करनी है कि रास्ते से किसी तरह इमरान खान को हटाया जाए। ये एक तो मेरिट पे नहीं फैसला करेगा, आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है। ये इस बयान के अंदर इनका एक जुमला सिर्फ दुरुस्त है कि आईनी तौर पर शहबाज शरीफ जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है वो कर सकता है, बाकी चीज़ें रौला डालने वाली हैं कि वो एक तो मेरिट पे नहीं मुकर्रर करेगा। पहली बात यह है कि अब जो भी फैसला हुआ ये कहेगा नवाज शरीफ ने किया, नवाज शरीफ ने किया और मेरिट पे नहीं किया, और दूसरा ये कि इसलिए किया है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दे। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए नए आर्मी चीफ को ये किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसका रोल है। वो इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी नहीं है, तो हम क्यों उसको खींच के ला रहे हैं। और इमरान खान को ख़ुद भी नहीं चाहिए कि बिला वजह नए चीफ के साथ एक नया फड्डा खोल लें उसके लगने से ही पहले। वो अभी ये भी नहीं मालूम कि कल को जनरल फैज़ ही लग जाए तो आप क्या चाहेंगे कि उसके ऊपर तनाज़ा खोलना चाहिए? नहीं खोलना चाहिए, नॉट फेयर। तब तक किसी को मुतनाज़ा आप मत बनाएं जब तक उसका कोई गैर आइनी फेल आपके सामने ना आ जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर्स दिए हैं, जो रोल दिया है, उसके अंदर रह के अगर परफॉर्मेंस करें तो फिर तो शाबाशी दें उसको, लेकिन अगर आइन तोड़ने वाला कोई काम आपको नज़र आए तो फिर क्रिटिसाइज़ करें। सेम पेज ये जो आप 4 साल करते रहे थे वो दुरुस्त सियासत नहीं थी। वो अब आपको शायद उसका एहसास हो, लेकिन आइंदा के लिए सबक यह है कि आने से पहले ही किसी चीज़ को तनाज़ों का शिकार भी मत करें। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं PMLN से और इजाज़ुल हक साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, क्या मसला है कि अभी तक चीफ़ की नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से समरी मूव नहीं की, जबकि अब तो दिन भी 29 के दरमियान बहुत थोड़े रह गए? मेरा ख्याल है ये जो पहले जो आपने इमरान खान का बयान सुनवाया है और बहुत अरसे से वो बात करते, इस पर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। दिस इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है एजाजुल हक साहब ने तो ज़्यादा फॉलो किया होगा। हर आर्मी चीफ आता है और कुछ लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं, कुछ लोगों की ख्वाहिश के बरक्स होते हैं। ज़ाहिर है 3, 4, 5 में से सिलेक्शन होती है। हर शख्स चाहता है अगर किसी का जानने वाला है, लेकिन कभी भी किसी ने कभी भी पाकिस्तान की तारीख में आने वाले आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया, और इतना भोंडे तरीके से कि उसको विशसली अटैक कर रहे हैं। ये द फर्स्ट 4 और 5 3-स्टार जनरल्स, जिसमें से एक जो सिलेक्ट होगा, ज़ाहिर है 2 इनफैक्ट होंगे, 4 स्टार बनेंगे, एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और एक आर्मी चीफ। तो उन दोनों को इन्होंने मुतनाज़ बना दिया, और ऐसे बना दिया है कि ये वो मेरिट पर नहीं होंगे, क्योंकि वो होंगे जिनको नवाज शरीफ चाहेंगे कि एक तो इमरान खान को वो बैन लगाएं और उनको अंदर बंद करें, और दूसरे नवाज शरीफ के केसेस को ठीक करें, और तीसरे ये कि जी वो जो भी बकौल इमरान खान के ऐसी जो चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, करप्शन वगैरह कर रहे हैं, उसको छुपा सकें नए आर्मी चीफ। अभी आप मुझे ये बताएं कि अभी किसी ने टेक ओवर नहीं किया, एंड बाय द वे इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर जनरल हु विल बी सिलेक्टेड, इट्स द एंटायर इंस्टीट्यूशन हु इज बीइंग विशसली अटैक्ड बाय इमरान खान। सो आप वो जो कह रहे थे एक्सटेंशन वाले मामले को लेके जो कंट्रोवर्सी हुई है वो तो हो ही है, लेकिन ये जो अभी तो वो बेचारे आए भी नहीं है, तो आप ज़रूर ये, और कभी कहते हैं कि जी हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसको भी मर्जी लगाएं। शाह महमूद कुरैशी से बात करते हैं जिस तरह से वो किसी और पार्टी से, किसी और कंट्री से उनका ताल्लुक है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी आर्मी चीफ लगे, लेकिन बिल्कुल इन्होंने ये तय किया है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्लान, कि पूरे सिस्टम को इतने बुरे तरीके से ख़राब कर दें कि अगर सिस्टम पूरा गिरता है तो गिरने दें, अगर इस प्रोसेस में सारा सिस्टम गिरता है तो गिरने दें, लेकिन हम किसी को संभलने भी नहीं देंगे कि एज सून एज द न्यू आर्मी चीफ टेक्स ओवर ही विल बी अंडर ट्रमेंडस प्रेशर फ्रॉम इमरान खान। सो मेरा ख्याल है दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, आई डोंट थिंक सो। इजाजुल हक साहब से भी इस पे पूछो। इजाजुल हक साहब, ये जो भी चीफ नया लगेगा वो मेरिट से हटके लगेगा, क्योंकि एक तरीकाकार है, 4 या 5 लोगों की समरी आएगी, एक उसमें से मुकर्रर होगा, तो 5-6 जो सीनियर लोग हैं उन्हीं में से समरी आएगी ना। समरी में से कोई किसी ब्रिगेडियर को तो आर्मी चीफ लगाने के लिए नई समरी नहीं तैयार होगी, जो मोस्ट सीनियर है उन्हीं में से आएगी समरी भी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें मेरे नज़दीक ये
इशू डिस्कशन के लिए है ही नहीं, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है इसमें, और कि किसने तैनाती करनी है और कैसे तैनाती होनी है, इसमें कोई अभाम नहीं है। तो हम उसको अभाम क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने अभी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई। देखें, पाकिस्तान की तारीख़ बड़ी अजीब व गरीब किस्म की है कि इस तैनाती पे कभी इतनी बहस नहीं हुई जितनी बहस इस दफ़ा हुई है। और आपने अपने उसमें ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि ये शुरू हुई जबकि DGISI का मामला था, और यहाँ ही से हमेशा गड़बड़ शुरू हुई है। जब DGISI की अपॉइंटमेंट आई, यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत थी, तो एक रिटायर्ड जनरल को वहाँ लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने एक को लगाया, जनरल जावेद को लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे को लगाया, और फिर तीसरे पे इमरान खान ने झगड़ा शुरू कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आती है कि आर्मी चीफ से आप क्या लेना क्या चाहते हैं। ये 1 पेज कहना भी बड़ी अजीबोगरीब बात है। देखिए, ये इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर फैसले जो हैं बड़े डिस्कशन के बाद होते हैं, और जब फैसले हो जाते हैं फिर आप को 1 पेज पे लाया जाता है, आप 1 पेज पे होते नहीं हैं। तो बेहतरी इसमें है कि हम इस डिस्कशन को आगे ना लेकर जाएं। 3-4 जो सीनियर हैं उन्होंने 40-40, 35-40 साल लगाए हैं फ़ौज के अंदर, और बड़ा रगड़ा खाकर यहाँ तक पहुँचे। देखें कितने स्टेजेस आती हैं, मतलब मैं उसको जिक्र नहीं करना चाहता कि आप कहीं मैप रीडिंग में, कहीं स्टाफ कॉलेज में, कहीं वॉर कोर्स में, कहाँ से आप रह जाते हैं, तो वो शख्स वहाँ तक पहुँचता है 3 स्टार तक, जिसने के एमिकुलेट सर्विस जिसकी होनी चाहिए। यानी ही शुड बी अबव ऑल दिस जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उनमें से जो भी लगेगा, मतलब ना वो नवाज शरीफ के फ़ायदे में है ना वो इमरान खान के फ़ायदे में है कि इस पर आप डिस्कशन करें। माजी बड़ा क्लियर है, लेकिन कंट्रोवर्सी किस बात पे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो आज कहा उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन साथ साथ ये अभी हाल ही में देखें 350 से ज़्यादा मेंबर हैं हमारे, 340 मेंबर हैं पार्लियामेंट के, 115 जो हैं वो सेनेट के हैं, उसके अलावा 22 करोड़ अवाम है, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, अदारे हैं। आप सबको बाईपास करके आप प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू गो टू लंदन एंड हैव डिस्कशंस ओवर देयर। ठीक है, आप ज़रूर डिस्कशन करें, फैमिली के साथ खाने ज़रूर खाएं, लेकिन फिर आप ये ना कहें कि जनाब 3 लोगों में 3 शख्सियात के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें कहा गया कि जी सीनियर मोस्ट को लगाया जाए। बहुत अच्छी बात है, सीनियर मोस्ट को अगर लगाया जाए, जो भी सीनियर होगा 29 नवंबर को उसको लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस बात का इस तरह से जिक्र करना ये हुकूमत के लिए भी ठीक नहीं था, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ठीक नहीं था, और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो लंदन में बैठे हुए हैं उनको भी इसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अपने भाई को उन्होंने दे दी है कुर्सी, तो फिर उनको चलाने भी दें थोड़ा सा। अब अगला स्टेप आप ये बता दें कि ये इस वक्त जो तासुर ये है इस्लामाबाद के अंदर कि नवाज शरीफ साहब की बात के ऊपर शहबाज शरीफ साहब राज़ी नहीं है, और यहीं के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डिस्कशन जब लंदन जुबैर साहब से पूछ लें, फिर मैं आता हूँ। जुबैर साहब जी, ओके ठीक है। देखें जी, इजाज़ुल हक साहब ने शुक्र है ये कहा कि इमरान खान साहब को, देखिए पाकिस्तान की तारीख, ये बिल्कुल डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। ये डिस्कशन शुरू ही इमरान खान की वजह से हुई थी। एज द ऑपोजिशन लीडर उन्होंने इसको उछाला शुरू किया, जलसे जुलूसों में बात करनी शुरू की कि जी आर्मी चीफ के हवाले से। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं तो एक नॉर्मल जो पहले 2016, 2019 वगैरह में, ये उससे पहले 2013 में भी ये स्पेकुलेशन होती थी, मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ कि ये वाई डू वी ब्रिंग इन कि जी कौन सा जर्नल ज़्यादा फेवरेट है या कौन सा जर्नल नहीं है। बिकॉज एक नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज सच कि जी ये पब्लिक डोमेन में इसका डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि नदीम जो आपने सवाल पूछा था कि इस देखे ना, इट्स माई वर्ड वर्सेस योर वर्ड।
क्वेश्चन ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी से भी रहनुमाई ले सकते हैं, और अगर किसी के पास कोई इनपुट है, पहले भी ऐसे होता रहा है, हमेशा से मेरा ख्याल है होता रहा होगा कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि सर उनको सवाल ये नहीं है सर, वो नवाज शरीफ से डिस्कस किया, PMLN के वो उनके लीडर हैं, कर लिया डिस्कस, लेकिन इशू ये है कि नवाज शरीफ एक को सपोर्ट करें और शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट दूसरे को सपोर्ट करें, तो यहाँ पे एक इशू है, और यही इस्लामाबाद में इस वक्त सबसे बड़ी खबर है कि इसी वजह से ताख़ीर हो रही है समरी मूव होने में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई बात है, और इसका जो इन्फॉर्मेशन है ना नदीम के, क्या नवाज शरीफ क्या चाहते हैं या शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं, ये मेरा ख्याल है 1 2 3 लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता, और उसमें ख्वाजा आसिफ हैं जो वहाँ मौजूद थे, या एक आध और मलिक अहमद होंगे जो वहाँ मौजूद थे उस मीटिंग में। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे से अगर आप समझते हैं कि मुझे कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मुझे ये पता है कि इख्तिलाफ राय है इस सिलसिले में कोई। एंड लेट्स वेट एंड सी, और इसको कंट्रोवर्शियल बनाने से बेहतर यह है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर फाइनली सिलेक्ट करेंगे वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान करेंगे, और पाकिस्तान को उसके बाद फिर आगे चलना चाहिए, फिर इंस्टीट्यूशन को छोड़ देना चाहिए। जो है वो नवाज शरीफ पहले मानेंगे तो तब काम आगे चलेगा ना। इजाजुल हक साहब से पूछते हैं, इजाजुल हक साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब और मलिक अहमद खान दोनों के मुतल्लिक ये तासुर मौजूद है कि उनका नरम गोशा इस्टेब्लिशमेंट की जानब मौजूद है, शायद इसीलिए वो दोनों मौजूद थे, अदरवाइज़ मलिक अहमद शायद उस मीटिंग का हिस्सा ना होते, ख्वाजा आसिफ होते भी। तो ये एक सिचुएशन है जो हमारे सामने मौजूद है, बड़ी खुल के वाज़े नज़र आ रही है। आपको लगता नहीं है कि बहुत ये क्रूशल टाइम है, और इसके निकलने का रास्ता क्या है? अगर दोनों भाई भी आपस में राज़ी नहीं है एक इशू के ऊपर, तो फिर आगे चलेगा, मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, ये तासुर जो है ये परसेप्शन एक बन गया ये, और मुझे नहीं मालूम कि, क्योंकि मुझे भी इनसाइट तो नहीं मालूम कि क्या है। मैंने तो सारा कुछ जो कुछ मीडिया में देखा है या जो प्रेस में देखा है और जो उनकी गुफ्तगू सुनी है वहाँ पर बात करते हुए, तो उससे ये तासुर गया है कि ये कोई डिसएग्रीमेंट है इस मामले पर। देखें, माजी के अंदर भी मैं इस बात का मतलब गवाह तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जिन लोगों को बुलाया गया, गुलाम इसाक साहब ने हमेशा तैनाती से पहले 2-3 सीनियर रिटायर्ड जर्नल्स को बुलाकर उनसे मशवरा किया कि ये मेरे पास डोसियर आया, ये मेरे पास लिस्ट आई है, उनसे मशवरा किया कि आपका क्या ख्याल है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाया। बाहर ख़बर भी नहीं निकलती थी, क्योंकि मैं उनसे, मेरा कोई ताल्लुक़ था, तो इसलिए मुझे पता था कि बुलाया और किसको बनाने के बारे में उन्होंने बात की है। ये तासुर बाहर आना, अब खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ चलें कि PDM की मीटिंग बुला लेते हैं, या कभी आसिफ जरदारी साहब को बुला लेते हैं, फिर मौलाना फजल रहमान साहब को बुला लेते हैं, तो ये तो एक मजाक बन के रह जाएगा ना फिर। तो इस चीज़ से ज़रा गुरेज करना चाहिए, मतलब हमें पब्लिक में ये नहीं करना चाहिए। हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, हम इस वक्त हमारी मईशत जो है वो बहुत ख़राबी की तरफ जा रही है। ज़ुबैर साहब से ज़्यादा कौन जानता होगा, जिन्होंने सारी उम्र जो है वो अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ उन्होंने गुजारी है, कि इन हालात के अंदर जहाँ हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तबाह हो रही हैं, जहाँ पर हमारी जो मतलब इंडस्ट्री है उसमें डाउन साइजिंग की जा रही है, इस मौके पर हमें कोई अपने आप को डिस्टेबिलिटी नहीं दिखानी चाहिए बाहर, क्योंकि हमें दिखाना चाहिए कि क्या आप सपोर्ट करेंगे कि अगर समरी एक आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, तो प्राइम मिनिस्टर उन कैंडिडेट्स को, जो 3 या 5 नाम जितने भी नाम आते हैं, उन कैंडिडेट्स को बुलाएं और एक एक करके इंटरव्यूज़ कर लें, और जो मौजूद है लगे फिर उसके ऊपर समरी को फॉरवर्ड कर दें अप्रूवल के लिए, नॉमिनेट कर दें उन्हें? इससे कोई मुझे नहीं पता कि मतलब तरीक़ाकार क्या है, कि क्या बुलाकर इंटरव्यूज़ होते हैं या उनको बुलाया जाता है, क्योंकि जिनके भी नाम जाएंगे उनके पूरा बैकग्राउंड उनके साथ जाएगा, तो कहीं बुलाकर वहाँ हलफ तो लेने वाली बात नहीं है। माजी में ये भी होता रहा है, माजरत के साथ मैं ये बात करूँगा कि बहुत सी जगहों पर बुलाकर जिन्हें बनाया गया उनसे हलफ भी लिया गया कि जी आप हमारा साथ देंगे, लेकिन वो काम नहीं आया उनके। वो बात किससे लिया था हल्फ? किससे हल्फ लिया था? नहीं, मैं अब किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। देखें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाहर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये बड़ी ऑथेंटिक बात आपके साथ कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा
कि वो अच्छा नहीं लगता कि किसी का नाम लेना। तो इस चीज़ को भी मुझे नहीं मालूम, ये अब फ़ौज जाने, इंस्टीट्यूशन जाने कि क्या अगर 4 नाम 3 नाम जाएंगे, अमूमन 3 नाम जाते हैं, 5 नहीं जाते। अगर उन 3 नामों में को बुलाकर अगर वो उनसे बातचीत करना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि क्या उसमें से आपने जुबैर साहब से भी करके आपने क्या करना है? जुबैर साहब, अगर समरी में जितने भी नाम हैं, 3 नाम हैं या 5 नाम हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को अगर उनको इंटरव्यूज कर लें तो रिकमेंडेशंस भी आई होंगी, समरीज भी आई होंगी, उनकी प्रोफाइल आई होगी मिनिस्ट्री की जानिब से, तो उसके ऊपर वो अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यूज के बाद एक नाम सेलेक्ट करें और सदर साहब को भेजें कि नॉमिनेट कर दें। मैं नहीं इस प्रोसेस को सपोर्ट करूँगा कि इंटरव्यू करें। ये कोई जॉब हायरिंग तो नहीं हो रही है। इतने सीनियर लेवल पर पोजीशन जो है, मतलब या तो कोई जान पहचान हो। प्राइम मिनिस्टर 7-8 महीने से अपने ओहदे पर हैं, इस वक्त मौजूद हैं। इतनी इंटेंस डिबेट हुई है, बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची होगी जो किसी के पास नहीं होगी विद रिगार्ड टू ऑल दोज जर्नल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंटरव्यू क्या, मतलब क्या स्मार्टनेस देखनी है उनकी, क्या अंग्रेज़ी देखनी है, क्या देखना है? और दूसरी बात यह है कि उनकी जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वही इंडिकेटर है उनके फ्यूचर प्रोफेशनलिज्म के लिए। सो प्राइम मिनिस्टर को तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि जी वो उनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं ऑल ऑफ दोज जर्नल्स, जिसको वो समझते हैं कि स्टाफ या कमांड पोजीशंस पर उन्होंने वो तमाम चीज़ें की हुई हैं जिसकी ज़रूरत उनको एज आर्मी चीफ होगी, एंड ही विल बी फोकस्ड, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान जहां है कि द आर्मी चीफ हैज टू फोकस एंटायरली ऑन दो बड़ी पावरफुल पोजीशन है, आर्मी चीफ और उसके बाद डीजीआई। तो इमरान खान ने अभी आखिरी तैनाती के ऊपर उन तीनों नामों के ऊपर तीनों से इंटरव्यू किया था, तीनों से बारी बारी मिले थे। वो इंटरव्यू जॉब इमरान खान ने आपका नाम क्या पड़े कहाँ से, लेकिन जाहिर है वो आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, नहीं बट अपना माइंड अप्लाई करने में आसानी हो जाती होगी। जी नदीम, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया था इमरान ने, क्योंकि अक्टूबर 6 लास्ट ईयर को अनाउंसमेंट हो चुकी थी। DGISPR ने अनाउंस कर दिया था हु विल बी द नेक्स्ट ISI चीफ, उसको उन्होंने होल्ड कर लिया। तमाम ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स रुक गई उसकी वजह से, बाकी 7-8 जनरल्स जो भी अफेक्ट हो रहे थे उसकी वजह से। और फिर एक इंटरनली क्या बहस हो रही थी और क्या इमरान खान को खदशात थे, जो उन्होंने बाद में बताया भी है कि वो चाहते थे कि ये थोड़े अरसे और जनरल फैज़ हमीद रहें, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए और पाकिस्तानियों के सामने ये शो करने के लिए जी सिलेक्शन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, सजेस्ट किया कि जी आप 3 भेजें, मैं उसी को करूँगा जिसको जनरल बाजवा ने नॉमिनेट किया था या ट्रांसफ़र किया था। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर से पहले बात हो चुकी थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक दिन सडनली वो DGISPR आके अनाउंस कर गए थे, बट वो उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए था कि जी आई हैव डन द सिलेक्शन बेस्ड ऑन द इंटरव्यू ऑफ 3 जर्नल्स, बट दैट वाज वेरी वेरी रॉन्ग। वो कभी उनको इमरान खान साहब को करना नहीं चाहिए था। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इजाज़ुल हक साहब, आपका राना सनाउल्लाह खान के इस बयान या तजवीज़ के ऊपर क्या तबसरा है जिसमें वो कहते हैं कि एक्सटेंशन वाला जो कानून है उसको रिवर्स कर देना चाहिए क्योंकि इससे मनफी तासुर पड़ेगा आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के ऊपर, तो इसको रिवर्स कर देना चाहिए, एक्सटेंशन की ऑप्शन होनी नहीं चाहिए। क्या राय देते हैं आप? देखिए, मेरी राय तो बहुत अरसे से ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टेन्योर जो है वो 3 साल से 4 साल करना चाहिए, और जो असेंबली का टेन्योर है वो 5 साल से 4 साल करना चाहिए। तो इस पे एक्सटेंशन का तो फिर कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ना मैं इसके हक़ में हूँ ना और कोई इसके हक़ में है, मैं समझता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हालत जंग में हो तो फिर और बात होती है, जैसे वॉर अगेंस्ट टेरर के दौरान ज़रूरत पेश आई तो ठीक है, उस वक्त तो सब ने कर दिया, लेकिन नॉर्मल हालात के अंदर तो फिर ये मामलात अच्छे नहीं लगते ये। तो अगर वो टेन्योर ही हम इंक्रीज़ कर देंगे, वो 3 साल में बहुत जल्दी मामलात हो जाते हैं, क्योंकि आखिरी साल तो फिर जाने की तैयारियों में होता है और पहला साल समझने में, मतलब जब आप अपना पाँव जमाते हैं वहाँ पे। तो ये अगर 4 साल का टेन्योर हो तो फिर मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक्सटेंशन का
सही है कि मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज इंस्टीट्यूशन भी चाहेगा और बाकियों को भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। इजाज़ुल हक साहब, आपकी मौजूदा आर्मी चीफ से आखिरी मुलाकात कब हुई? वो अभी तो मुझे याद भी नहीं है कब हुई। मेरा ख्याल है कि सच बोलने साल किसी वक्त हुई थी। नहीं, मुझे अभी याद नहीं है कि कब हुई थी। मैं मतलब उसका जिक्र करने का क्या ज़रूरत है। क्योंकि इस तैनाती के फौरी बाद केयर टेकर सेटअप का एक माहौल बनना है। आपके भी जहन में होगा कि ये बड़ा क्रूशल टाइम है। पहले आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, फिर इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर नून लीग और पीटीआई को चाहे वो सामने आके मेज़ पे मिलें या बिहाइंड द सीन मिलें बैक चैनल के ज़रिए, लेकिन उन्हें बात करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल प्रोसेस और केयर टेकर्स। तो इजाज़ साहब, ये बड़ा क्रूशल मामला है, आप भी यकीनन इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात में। मेरा ख्याल है कि हम कैच 22 सिचुएशन से निकल ही ऐसे सकते हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी इस बारे में गौर करे कि इससे पहले देखें, हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग ख़ुद अपने फ़ैसले नहीं करते। जब हम अपने फ़ैसले नहीं करते तो फिर हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जैसे धरने के दौरान की थी, क्योंकि मैं उस पर आई वॉज प्रिवी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन। इसी तरह से आगे चल कर भी ये बात तय है कि इस पोजीशन से, इस सिचुएशन से मुल्क को निकालना है। अगर ख़ुद बड़ा दिल कर लें हुकूमत और अपोजिशन, यानी खान साहब के साथ बैक डोर, अगर फ्रंट डोर नहीं है, कि इससे पहले कि फिर आपको कोई आकर ये आपको कहे कि भाई चलो यहाँ बैठ जाओ और ये करो आप, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात तय करने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आप हर किसी ने की सोच भी यही है कि इसको सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है हमने। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जी, आप इजाज़ साहब खुद निगरान सेटअप का हिस्सा बनने के उम्मीदवार हैं? नहीं, मैं देखिए, हमने पॉलिटिक्स करनी है, हमने इलेक्शन लड़ना है 3 महीने के लिए, तो फिर निगरान सेटअप में आने की ज़रूरत नहीं है ना। ये तो ऑप्शन मैंने पहले दिया था सिचुएशन डिफ्यूज़ करने के लिए कि दोनों को सांस लेने का मौका मिल जाता, लेकिन उसमें फिर जुडिशरी को भी अपना किरदार अदा करना था कि मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए कुछ अर्सा पहले अगर केयर टेकर ले आते और इलेक्शन टाइम पे नवंबर 2023 में हो जाते तो मेरा ख्याल था उस पर भी किसी को इतराज़ नहीं होना था। लेकिन 3 महीने को बढ़ाने के लिए फिर आपको कहीं ना कहीं से बात करनी पड़नी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको इलेक्शंस जो है वो उस सूरत में आप इंटरेस्टेड थे या के उस सूरत में आप इंटरेस्टेड थे? नहीं, मैं देखिए, मैंने कभी ये ना सोचा है, ना मेरी किसी से इस बारे में बात हुई है, ना ही कोई ऐसी किसी ने कोई पेशकश की है जो मैं आपको कहूँ कि आपको ईद के बाद इंतखाबात नजर आते हैं। मई के पहले हफ्ते में आपको इलेक्शन नजर आते हैं। मुझे बिल्कुल ईद के बाद या तो इंटरम लगती है या फिर मौजूदा सूरत हाल में अगर बातचीत कहीं तय हो गई तो मई में इलेक्शंस भी हो सकते हैं। अगर मई में नहीं होंगे तो अगस्त में 2-3 महीने पीछे कर लें आप, अगस्त में हो जाएंगे और केयर टेकर जो है वो रमज़ान ईद के बाद आ जाएगी। जुबैर साहब, आप बताइए, ये जुड़ा हुआ टॉपिक है साथ आर्मी चीफ की तैनाती के फ़ौरन बाद इस तरफ काम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो, और केयर टेकर्स। जी, एक तो मैं एक्सटेंशन वाली बात पर ज़रूर अपना मौक़िफ़ देना चाहूँगा। जो राना सनाउल्लाह ने बात की थी उसकी मैं तायद भी करूँगा। एक तो पाकिस्तान ने 75 साल में बहुत कुछ सीखना चाहिए, और उसमें एक चीज़ ये जो है ना, जो अभी इजाज़ुल हक साहब ने कहा कि अगर ऐसे हालात हैं, अब ऐसे हालात तो डिफ़ाइन करने की, इंटरप्रिटेशन की बात हो सकती ना। मेरी नज़र में ऐसे हालात नहीं हैं, किसी और की नज़र में हैं। पाकिस्तान आर्मी बाय फार इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक डिसिप्लिन्ड और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो मेरिट बेस्ड प्रमोशन सिस्टम होता है, एंड दे आर ऑलवेज रेडी कि उसमें जो पीरियड के बाद एक जो भी टर्म है उसके बाद तैयार होते हैं 3, 4, 5, 6 ऑफिसर्स जो चीफ बनने के काबिल होते हैं। अभी 35 साल या 36 साल जिसने
एज गुड एज एनी आर्मी जनरल इन द वर्ल्ड, चाहे यूएस से कंपैरिजन करें, उनके कोर्सेज, उनके फील्ड तजर्बा एंड सो ऑन। पाकिस्तान में तो ज़्यादा तजर्बा हमारे जनरल्स को हासिल है बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान में जो इतने साल तक रहे हैं, वॉर ऑन टेरर के हवाले से और दूसरे उसके, तो वो भी है। और फिर हम कहें कि नहीं जी अगर ये चला जाएगा तो फिर पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। हमें ये एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए तो हो सकता है, लेकिन इन रियलिटी आई थिंक द बेस्ट कोर्स फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द इंस्टीट्यूशन वुड बी टू ट्रस्ट द सेकंड इन कमांड एंड लेट those people who have served for 35-36 years उनको अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप पीछे मुड़ के जाएं, जनरल कियानी फॉर एग्जांपल जिनकी एक्सटेंशन हुई थी, नथिंग अगेंस्ट हिम, ही वाज एन आउटस्टैंडिंग जनरल, बट अगर आप खुद सोचें कि 2010 या 2011 में 2010 में उनकी एक्सटेंशन हुई थी, तो आज पीछे मुड़ के कोई कह सकता है कि उस वक्त उनके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान नहीं चल सकता था। तो लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, इतना तो कम से कम हमें बात करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि और जबकि इतना ब्रेक के बाद दूसरी बात का जवाब ले। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जुबैर साहब, समरी कब आएगी? आपकी तो हुक्मरान जमात है, आपको पता होगा, नवाज शरीफ के वैसे भी आप तर्जमान है, कब तक समरी मूव होगी? समरी ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके टाइमिंग क्या होंगे और कब अनाउंस किया जाए। पिछली दफ़ा अगर आप देखें, वो मैं 2019 की नहीं बात कर रहा, 2016 में 26 नवंबर को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अनाउंस किया था जनरल कमर जावेद बाजवा को एज द नेक्स्ट चीफ, और उससे पहले जनरल राहील शरीफ को भी तकरीबन ऐसे ही 24-25 की तारीख थी, 29 को एक्चुअल हैंडिंग ओवर होती है। सो आई थिंक जनरली अगर पीछे कुछ अरसे पहले जाके देखें तो चंद दिन पहले ही, लेस देन अ वीक ही जनरली, बट हो सकता है इस दफ़ा समथिंग डिफरेंट। अभी तो तकरीबन 2 हफ्ते पड़े हुए। इजाज़ साहब, बहुत करीब नहीं आ गया मामला? इस ताख़ीर की वजह डिसएग्रीमेंट है या कुछ और है? इस पे तो मेरा ख्याल है कि मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है वो 26 या 27 को जो है वो बात जो है वो आगे चलेगी। 26 या 27 को इसका ऐलान होगा। 26 या 27 को ऐलान होगा? इसमें कोई कंट्रोवर्सी है या नहीं है मुझे नहीं पता जी। मेरा ख्याल है कि 26 को या 27 को होगा। तो इसका मतलब है कि इमरान खान फिर 25-26 के करीब इस्लामाबाद आएंगे, 25-26 से पहले फिर इमरान खान ही इस्लामाबाद आते। वो देखिए उन्होंने क्या कर रहे हैं वहाँ जाकर इस्लामाबाद में। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इसकी तैनाती में कोई इमरान खान की लॉन्ग मार्च से कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, इलेक्शन की डेट, मेरा ये ख्याल है, देखें पर्सनली मैं ये समझता हूँ, जुबैर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनका एक्सेस है टू सर, रोजाना जितनी तकरीरें वो करते हैं, हर तकरीर के अंदर वो एक ही टॉपिक छेड़ते हैं, स्टार्ट यही से करते हैं कि नवाज शरीफ अपनी पसंद का आर्मी चीफ चाहता है। वो हर रोज़ यही कहते हैं, आज भी यही कहा, कल भी यही कहा, परसों भी यही कहा। तो मेरा तो यही ख्याल है कि वो टाइमिंग अपनी मैच करेंगे उसके साथ। मेरा ख्याल है कि मैं ये कहूँगा कि उनके इस्लामाबाद जाने से पहले पहले कोई बीच का रास्ता जो है वो निकल आएगा, और वो निकलना चाहिए। ना ये मुल्क के लिए बेहतर है, ना ये हुकूमत के लिए बेहतर है, ना ये अपोजिशन के लिए बेहतर है, ना ही हमारा जो बाहर तासुर जा रहा है उसके लिए बेहतर है। तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले कोई ना कोई बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहिए सबके लिए। जुबैर साहब, आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इसको बिल्कुल उसके साथ जोड़ना चाहते हैं अनाउंसमेंट के साथ, अपनी लॉन्ग मार्च को। और उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। एक तो आपने सही कहा, वो रोज़ बोलते हैं, ही वॉन्ट्स टू मेक इट कंट्रोवर्शियल एज मच एज़ पॉसिबल। और दूसरी बात ये कि चाहते हैं कि जैसे ही नया आर्मी चीफ हो और वो उन्होंने रोड इतनी गर्म की हों और इस्लामाबाद में बैठे हुए हों कि नए आर्मी चीफ के पास पहला जो चैलेंज होगा वो इनका लॉन्ग मार्च होगा कि इनको कैसे मनाया जाए या इनको कैसे वहाँ से भगाया जाए या जो भी है कैसे डील किया जाए।
तो वो इसके साथ बिल्कुल इमरान खान साहब उसको जोड़ रहे हैं, और दूसरे इमरान खान समझ रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस जो इस्लामाबाद में धरने की होगी, ही विल बी एबल टू पुट इनफ प्रेशर ऑन द न्यू आर्मी चीफ एंड फोर्स हिम टू sort of help in dissolving the assembly and hold early elections. सर फिर केयर टेकर एक अहम इशू है कि आपको किसी तरीके से हुक्मरान जमात को, इमरान खान को इंगेज करना है, इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन रिफॉर्म पे भी बात करनी है। तो ये चीज़ें कैसे होंगी जब इतना मिसट्रस्ट है कि वो जलसों के ऊपर, सड़कों के ऊपर खड़े हैं? चीफ की तैनाती के ऊपर अगर इसके बाद बात करनी है आपने फौरी बात, तो उसके लिए कोई तो राब्ता होगा। एक्चुअली इमरान खान को देखें, इमरान खान हैज़ टू क्लैरिफाई हिमसेल्फ कि वो जब अर्ली इलेक्शंस मांगते हैं तो उनको बाकी चीज़ों को भी ठीक करने के लिए पेशकश करनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल के इलेक्शन कमिश्नर का मामला, अब जाहिर सी बात है इमरान खान इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन उसकी जो चेंज है, अगर चेंज होनी है तो उसका तरीक़ेकार भी नहीं बताते। देखिए ना, वो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर लगाने का हुकूमत तैयार भी हो तो इमरान खान तो इसमें प्लेयर ही नहीं है। मतलब इस वक्त लीगली ही इज़ नॉट अ प्लेयर इन दिस सिस्टम। तो अगर उनकी मर्जी के बगैर होगा तो मुसीबत, उनकी मर्जी हो नहीं सकती है क्योंकि ही इज़ आउट ऑफ द गेम हिमसेल्फ। तो इमरान खान ने हर चीज़ को इतना मुश्किल बना दिया है कि लोग बैठ के ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस होगा भी तो वो होगा कैसे विदाउट इमरान खान कॉन्सेंट और एग्रीमेंट और सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जी ठीक है इस तरह से हम जाएंगे तो इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर होगा इमरान खान के बकौल, बिकॉज हिज पार्टी हैज़ टू प्ले अ पॉजिटिव रोल। अगर इलेक्शन होने भी हैं, जब भी होने हैं, फ्री एंड फेयर तो सब चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक राह भी तो हमवार करनी है, उसके लिए कोई तरीक़ेकार भी तो वज़ह करें कि ठीक है मुझे फुल ट्रस्ट है इस पार्लियामेंट में या प्राइम मिनिस्टर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस हो, या तो ये कहें। अच्छा, एक आखिरी सवाल जुबैर, मैं इसमें नदीम भाई ये कहूँगा जी, मैं सिर्फ एक आखिरी लफ्ज़ ये कहना चाहता हूँ कि इनसे कहें कि आप इलेक्शन की डेट का ऐलान करें। हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर बैठ के सारी गुफ्तगू हो जाए, इसमें कौन सा इतना बड़ा कोई इशू है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और EVMs और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वगैरह वगैरह आप डिसाइड नहीं कर सकते, डिलिमिटेशन। आप डेट अनाउंस करें और पार्लियामेंट के अंदर सबको आने की दावत दें। मेरे ख्याल में वहाँ बैठकर 1 महीने में सब तय हो जाएगा ये मामला। सर अल्टीमेटली जाना पार्लियामान में पड़ेगा क्योंकि ना उसके बगैर इलेक्टोरल रिफॉर्म हो सकती है ना बाकी काम हो सकता है। तो PTI जितना जल्दी इस बात को अंडरस्टैंड कर ले ज़्यादा बेहतर है। इजाज़ुल हक साहब आपका भी और ज़ुबैर साहब आपका भी, दोनों का बहुत। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।